तंत्र में, यहीं तक हमने बात किया था। ठीक है, बाई जमीना वाली बात याद है ना? बाई जमीना वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंढक में जो उसका मध्य मस्तिष्क होता है, कॉर्पोरा वाला भाग, वो कैसा होता है? बाई जमीना होता है। वही अगर मनुष्य की बात करेंगे तो कैसा होता है? क्वाड्री जमीना होता है। ठीक है, और हाँ, इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमने बोला था कि जो ऑल्फैक्टरी लूब होता है ये मनुष्यों में पाया जाता है। मनुष्य के अलावा अगर दूसरे प्राणियों की बात करेंगे जैसे कुत्ता, उनमें क्या होता है? ये ऑल्फैक्टरी लूब ज्यादा विकसित होता है, इसलिए वो थोड़ा अच्छे तरीके से सूंघ पाते हैं किसी चीजों को। ठीक है, जबकि मेंढक में ये ऑल्फैक्टरी लूब होता ही नहीं है, और अगर है भी तो बहुत अल्प विकसित होता है। ये बातें कर लिया था। अब देखिए ये बात समझिएगा, हमने कहीं ना कहीं क्या बताया था आपको कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दो जगह पर केंद्रित होता है। एक तो कहां मिल रहा है? मस्तिष्क में मिल रहा है। दूसरा कहां? रीढ़ की हड्डी में मिल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके, अच्छा याद है आपको कि जो मस्तिष्क से निकला था उसको क्या बोला था? कपाल तंत्रिका। जो रीढ़ की हड्डी से निकला था मेरु तंत्रिका बोले थे उसको। ठीक है, स्पाइनल नर्व बोले थे और क्रेनियल नर्व बोले थे। ठीक है, उसके बाद हमने एक बात किया था, परिधीय तंत्रिका तंत्र। याद है कि सर ये ब्रेन हो गया, ब्रेन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किस? रीढ़ की हड्डी से। इस ब्रेन से निकली हुई है तंत्रिकाएं, जिसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व या तो कपाल तंत्रिका। रीढ़ की हड्डी से निकली हुई है तंत्रिकाएं, उसको क्या बोला था? मेरु तंत्रिका या तो स्पाइनल नर्व बोले थे। स्पाइनल कॉर्ड इस पूरे को बोलते हैं बाबू। ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी कैसी होती? खोखली होती है ऐसी, और इसके अंदर तंत्रिकाओं का जाल है ऐसे। तो ये जो तंत्रिका का धागा है पूरा मोटा सा धागा है। ठीक है, सोचो ये बहुत मोटा, आपके पास एक रस्सी है। ठीक है, उस बहुत मोटे से रस्सी को देखोगे तो कहीं ना कहीं पतले 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 रेसे से बना होगा। ठीक है, तो वो पतले पतले रेसे के जैसा इस रीढ़ की हड्डी का खोखला जो भाग है ना, इसमें ऐसे गया हुआ है। ठीक है, और इनसे भी तंत्रिकाएं निकली हुई है। तो जो पूरा गुच्छा बना हुआ है रस्सी की तरह रीढ़ की हड्डी में, उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो रीढ़ का हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, या तो हिंदी में क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक, तो यह रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड मिल रहा है, यहां से निकली हुई है तंत्रिकाएं, जिनको क्या बोला था? स्पाइनल नर्व्स। मेरु रज्जु की जो तंत्रिकाएं हैं मेरु तंत्रिका, कपाल की जो तंत्रिकाएं हैं कपाल तंत्रिका। ये पूरे हमारे शरीर में फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है बच्चा? पूरे के पूरे परिधि तक फैली हुई है। अब परिधि का मतलब क्या? सरकमफ्रेंस, यानी कि बाहर बाहर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये तंत्रिकाएं निकल करके मेरे पूरे शरीर के परिधीय भाग तक फैली हुई हैं। तो उसको मिला करके, यानी कि कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व, उसके बाद मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व, ये दोनों जब मिलकर के काम करती है ना, तब उसको क्या बोला जाता है? PNS। याद है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है बच्चा, ये है दो प्रकार का। ये काम करने के आधार पर है, ना कि उसकी संरचनाएं अलग अलग है, नहीं। तंत्रिका सारी की सारी क्या है? एक जैसी होती है, सबका काम एक होता है। तंत्रिका कोशिका का काम क्या है? संवेदना को ग्रहण करना और उस संवेदना को आगे बढ़ाना। बात समझे? क्या हुआ? कुछ चलिए, क्या बोला हमने कि संवेदना को ग्रहण करना और संवेदना को आगे बढ़ाना, यानी कि मैसेज को आगे बढ़ा देना। ठीक है, अब वो जो काम कर रही है वो काम करने के आधार पर कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। सबसे पहले को बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरे को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अच्छा, स्वायत्त में और कायिक में नाम से कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर मैं एक शब्द लिखूं ऐच्छिक और एक तरफ लिखूं अनैच्छिक, बात समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत पहले हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे शरीर की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं। कहने का मतलब जैसे हाथ हिलाना, ठीक है, ये हमने कंट्रोल किया इसको, ये ऐच्छिक क्रिया है। दिल का धड़कन अनैच्छिक क्रिया है। श्वास लेना छोड़ना ऐच्छिक क्रिया है। हाँ, कुछ समय के लिए ऐच्छिक है, कुछ समय के लिए हम चाहते हैं तो सांस को रोक पाते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं रोक पाएंगे। शरीर से पसीना आना
अनैच्छिक क्रिया। भोजन हमने मुख में खाया था, मुख से पेट में गया, आमाशय में गया, आमाशय से आंत में गया, अनैच्छिक। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या है, अनैच्छिक है। कहने का मतलब हम ऐसा चाह कर भी भोजन को आमाशय में रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, यानी कि पाचन वगैरह ये सभी क्या है, अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, तो याद रखना कि मेंढक के अंदर या मनुष्य के अंदर वो हिस्सा किसका, परिधीय तंत्रिका तंत्र का, जो हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उस पर जो तंत्रिकाएं काम कर रही हैं, उन तंत्रिका तंत्र को मिला के क्या बोलते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है सर, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त में एक शब्द आ रहा है क्या, स्वायत्त, जो स्वयं हो जाएगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी कि सर ये ऑटोमेटिक होगा। ठीक, अब ये सर स्वायत्त भी दो प्रकार का, एक को कहते हैं अनुकंपी, दूसरे को कहते हैं परानुकंपी। सिंपैथेटिक और दूसरा क्या है आपका, पारासिम्पैथेटिक। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक जो होता है इसमें ऊर्जा का लॉस होता है, कैसे होगा लॉस बताते हैं, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा को वापस से स्टोर किया जाता है। कैसे, सिंपल सा एक एग्जांपल समझो कि आप चल रहे हो रास्ते में, अचानक से आपके सामने एक शेर खड़ा हो जाए, मर जाएंगे, छोड़ो शेर हटा दो, कुत्ते को ले लो। ठीक है, तो शेर आ जाएगा तो बचने का तो कोई चांस नहीं है, कितना भी भाग ले हम लोग। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई कुत्ता आ गया, कोई जानवर या कुछ भी सांप बिच्छी जो आ जाए, क्या करोगे आप उस टाइम पर, भागना शुरू करेंगे। अब भागना शुरू करेंगे तो क्या होगा सर, मुझे भागने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, और भी अचानक से ऊर्जा चाहिए, अचानक से तंत्रिकाएं काम करनी चाहिए। सुनना आराम से, क्या बोला कि सर परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का, एक हो गया ऐच्छिक, सर ऐच्छिक वाला समझ में आ गया, वो और ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं हम कंट्रोल करेंगे उसको। ठीक है, दूसरा है क्या, ऑटोनोमस, सर ये ऑटोमेटिक होगा, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अचानक से हम कहीं जा रहे थे, कुछ भयभीत हो गए कुछ देख करके, अब मुझे वहां से भागने की जरूरत है, तो अचानक से भागना है, तो भाई अचानक से कैसे भागोगे, तंत्रिकाएं हेल्प करेंगी तब तो भागोगे, तंत्रिकाओं के द्वारा मैसेज जाना चाहिए ब्रेन को कि अब यहां से भागना है, सांप बिच्छी कुछ है, यहां से वापस भागना है, तो भागना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा चाहिए। तो उस समय जो तंत्रिकाएं काम करती हैं, उस तंत्रिकाओं को क्या बोलते हैं कि सर अनुकंपी क्रिया हो रही है उन तंत्रिकाओं के द्वारा। और वो कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं, ऑटोनोमस की तंत्रिका होती है। यानी कि ऑटोनोमस दो तरीके से काम करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो तरीके से काम करती है। एक, जब अचानक ऊर्जा खपत करना है, ऊर्जा का क्या होगा, लॉस होगा। सोचो अचानक हम दौड़ने लगेंगे, क्या हो जाएगा, ऊर्जा का लॉस होगा। अब क्या दौड़ते रहेंगे, कुछ समय बाद पीछे मुड़ के देखा कुत्ता भाग गया, अब क्या करेंगे, राहत भरी सांस लेंगे, रुक जाएंगे। अब जो ऊर्जा का भंडार हुआ था, अब उस सारी ऊर्जा को क्या करना है, इकट्ठा करना है, शांत करना है अपने आप को। तो दो प्रकार की क्रिया, एक है अनुकंपी, दूसरा है परानुकंपी। अनुकंपी का मतलब कि अचानक से आप डर गए, अचानक से आपके अंदर तंत्रिकाएं काम की, आपको दौड़ने का आदेश दे दी, कहीं ना कहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रहा है आपके बॉडी से। और यहाँ पे क्या होगा सर, ऊर्जा को वापस संचित कर लिया जाएगा। कुल मिलाजुला के आपको बेचैन करने के लिए जो क्रिया होती है उसको कहते हैं अनुकंपी क्रिया, आपको शांत करने के लिए जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, परानुकंपी क्रिया कहते हैं। और ये दोनों की दोनों एक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत चलती है, जिसका नाम है क्या, ऑटोनोमस। ना तो आपको बेचैन होने के लिए आप खुद से कंट्रोल कर पाओगे, और ना ही अपने आप को खुद से आप शांत कर पाओगे। यानी कि आपका बेचैनी और आपका शांत होना, ये दोनों अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, और किसका भाग है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। यही चीज मेंढक में भी है। बात समझ में आ गया। चलो, अब उसके बाद तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ आपके अंग हैं, इनको सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन समझते हो, बिल्कुल, संवेदी अंग बोल सकते हैं उसको, सेंसरी ऑर्गन बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, ये क्या है कि मेंढक में कॉर्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है, बात करेंगे इसके बारे में, लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी ये देखते हैं हम लोग कि मेंढक में कुछ संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन से, सर स्पर्श अंग पाए जाते हैं, होते हैं, स्वाद अंग होते हैं, जीभ पर इसके स्वाद ग्रंथियां होती हैं, गंध अंग होते हैं, गंध अंग होते हैं, लेकिन जो गंध की क्षमता वाली भाग होती है वो नहीं होता। ठीक है, दृष्टि अंग नेत्र होता है, कैसा होता है, एकल इकाई वाला होता है, यानी कि एक लेंस वाला होता है। श्रवण यानी कि सुनने के लिए कर्ण पटल होता है। अब यहां पर एक चीज आप खाली याद रखिएगा, ये तीनों
अल्प विकसित होते हैं और ये दोनों पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। बात समझे? जैसे सर स्पर्श अंग मेंढक में होते हैं लेकिन अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा अगर मेंढक होगा ना, उसको अगर टच भी कर दोगे तो जल्दी उसको फील नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? उसको टच किया जल्दी फील नहीं आएगा उसको, क्योंकि सर उसका जो स्पर्श अंग है वो अल्प विकसित है। स्वाद अंग, इसको स्वाद का अनुमान ज्यादा नहीं चलता है। रीजन सर ये कैसा है? अल्प विकसित है। गंध पता है हमें कि सर गंध दुर्गंध जो भी होता है इसको स्मेल नहीं आएगा, आएगा भी तो ना के बराबर थोड़ा बहुत। तो ये तीनों के तीनों जो इसके संवेदी अंग हैं अल्प विकसित हैं। उसके बाद नेत्र इसका यानी कि आंख, और सुनने के लिए कर्ण पटल, याद है टिम्पैनिक कला कान का पर्दा, वो क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है। अब आ जाता है क्या सर, मेंढक में कॉर्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है। इसको समझने के लिए जरा पीछे चलें हम लोग। देखिए ये अग्र मस्तिष्क जो था, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है सर, ये तो मनुष्य का था, चलिए मेंढक में आ जाते हैं। मेंढक में भी क्या है? सेरिब्रम मिल रहा है। ठीक है, सेरिब्रम के दो हिस्से होते हैं। ये अगले भाग में जो ये आपका सिर है, सिर का ये अगला भाग, फिर मध्य भाग, फिर पश्चिम भाग। ठीक है, इस अग्र भाग में जो सेरिब्रम मिल रहा है, ये सेरिब्रम के दो भाग होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम में बायां और दायां होता है। तो एक को कहते हैं बायां अर्ध गोलार्ध और दूसरे को कहते हैं दायां अर्ध गोलार्ध। ठीक है, अब समझो यहां पे देखो ये सेरिब्रम हो गया। सर हमने क्या बोला है कि सेरिब्रम जो है दो भाग में होता है, एक होता है बायां दूसरा दायां, एक लेफ्ट दूसरा राइट। इन दोनों को जोड़ा जाता है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, और जिस चीज से जुड़े होते हैं ना इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं या कॉर्पोरा कैलोसम बोलते हैं। कॉर्पस कैलोसम भी बोलते हैं या तो कॉर्पोरा कैलोसम बोलते हैं। ठीक, ये चीज मनुष्य में उपस्थित है। ठीक है, सरीसृप में, स्तनधारी में उपस्थित है। मेंढक कैसा है? उभयचर है। तो याद रखिएगा कि जो उभयचर होते हैं उन उभयचर में कॉर्पोरा कैलोसम या तो कॉर्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है। कॉर्पस कैलोसम क्या है? तो सर सेरिब्रम जो होता है ये दो हिस्से में होता है, लेफ्ट और राइट। इनको जोड़ने के लिए एक ज्वाइंट होता है, उसी का नाम है क्या? कॉर्पोरा कैलोसम। ये मेंढक में अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। डन? तंत्रिका तंत्र तक बताइए जरा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तंत्रिका तंत्र तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बताइए, अदरवाइज फिर उत्सर्जन तंत्र में चलते हैं। उत्सर्जन तंत्र ज्यादा पेचीदा नहीं है, पेचीदा पड़ेगा। मतलब दो तंत्र अपने पास रह गए, एक अपना उत्सर्जन तंत्र रह गया और एक रह गया है जनन तंत्र। खत्म कर लिया, उसके बाद खत्म हो जाएगा क्या? मेजुका, उसी को कहते हैं मेंढक। हाँ मेजुका भी बोलते हैं उसको, अपने लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में कहते हैं। लोकल भाषा या स्थानीय भाषा एक अलग होती है, और एक होता है सर्वमान्य भाषा, तो वो एक अलग होता है। सर्वमान्य का मतलब हर जगह पे उसका मतलब सेम होगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट निकलेगा। अब जैसे हम लोग क्या कहते थे? पनुआ भी कह देते हैं, पनुआ कहते हैं, ललमी कहते हैं, बहुत सारा चीज कहते हैं। हाँ लंदन से। अरे पनुआ नहीं खाई हो? अच्छा ठीक है, हम लोग पनुआ खाए हैं ना जी, ठीक है। और पंजाब से जो आएंगे वो लोग कहेंगे ना तो हम तरबूज खाए हैं, ना पनुआ खाए, ना लालमी, वो लोग कहेंगे हम कलिंगड़ खाए हैं। ठीक है, तो स्थानीय नाम होता है ये। स्थानीय नाम हमेशा अलग अलग हो जाता है, स्थान बदलने के हिसाब से नाम बदल जाता है। चलिए आगे, अब छोड़ो वो सब बात, छोड़ो। उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। लाइन पढ़ोगे तो कुछ समझ में शायद आ जाए, एक बार पढ़ के खत्म कर लो जरा, उसके बाद हम समझाते हैं आराम से। हो गया, चल अब इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। ये क्या है हमारा सर? उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से कौन आएगा? किडनी आएगा। ठीक है सर, ये एक किडनी है और ये भी एक किडनी है। अच्छा ये ऊपर क्या है? ये है आपका वृषण। वृषण को पढ़ेंगे हम लोग जनन तंत्र में, और फिलहाल
अब आया दिख रहा है पिक्चर में, तो आपको बता देते हैं कि नॉर्मली अगर किसी दूसरे जीव को देखा जाए तो किडनी अलग है, वृषण अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग अंग हैं। लेकिन जब आप जनन तंत्र पढ़ोगे ना मेंढक का, मेंढक में भी किसका, नर का, ठीक है। जो वृषण किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन मिल जाएगा कि वृषण और किडनी दोनों संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक साथ कार्य करते हैं, एक जैसे होते हैं। इसका मतलब कि सर इसकी संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं और ये कार्य भी करते हैं, तो दोनों मिल करके काम करते हैं। अब बताओ किडनी का काम क्या है बाबू, रक्त को फ्रेश करना, छानना, ठीक है। वृषण का काम क्या है, टेस्टिस का काम क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। दोनों तो अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों का जो बनावट देखोगे तो लग रहा है ना कि जैसे सर ये किडनी के साथ जुड़ा हुआ है। देखो किडनी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ नलिकाएं भी निकल के आ रही हैं इस किडनी में, ठीक है। और अंत में जाके पढ़ेंगे कि सर यहाँ जो शुक्राणु आते हैं वो शुक्राणु वापस आते हैं इधर ही, ठीक है। तो वो आएगा बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमको देखना है क्या, उत्सर्जन तंत्र। हाँ बिल्कुल साथ साथ काम करते हैं, इसलिए तो मैंने बोला कि संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से दोनों एक जैसे होते हैं, काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। चलिए समझिएगा जरा। उत्सर्जन तंत्र देखिए, उत्सर्जन तंत्र में जरा समझिएगा। अच्छा कभी मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र देखे हो? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का जो उत्सर्जी अंग होता है वो कौन होता है? जैसे जनन अंग कौन होता है? जहां पे जनन कोशिकाएं बनती है उसको क्या बोलते हैं? जनन अंग बोलते हैं। जैसे नर है तो वृषण, मादा है तो अंडा से। उसी तरीके से उत्सर्जन अंग कौन है? मैं अंग पूछ रहा हूं, कौन है उत्सर्जन अंग? तक बुड़बक कहेंगे किडनी है, वो उसके सहायक अंग हो जाएंगे। मैंने उत्सर्जी अंग पूछा है। अगर वैसे देखें तो वृषण के अलावा भी तो सर बहुत सारी नलिकाएं हैं, शुक्रजनक है, शुक्रवाहिनी है, बहुत सारी नलिकाएं हैं, तो क्या उनको कहेंगे क्या? नहीं, वो सभी सहायक नलिका में गिनती होती है। वैसे ही किडनी आपका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए वो क्या कहलाएंगे? सहायक अंग कहलाएंगे, ठीक है। चलो अब अगर मनुष्य का किडनी देखोगे तो किडनी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं हम लोग? वृक्क बोल देते हैं। एक और होता है अधिवृक्क, नाम सुना है क्या? अधिवृक्क, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। अब मनुष्य में अगर गौर से देखोगे तो मनुष्य में क्या होता है? ये है अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक। ये किसका? मनुष्य का। मेंढक में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो ये बीच में ये पीला वाला भाग दिख रहा है क्या? ये है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। ये अधिवृक्क ग्रंथि। हाँ क्या है? ये कट करके नहीं दिखाया गया है, उसको कट करके दिखाया गया है। नहीं, ये मेंढक का उत्सर्जी अंग है। ये वाला पूरा अभी ऐसे किडनी दिखाया गया है और इसको क्या कर दिया गया? किडनी को ऐसे काट के अंदर का भाग दिखा दिया गया कि अंदर में क्या मिल रही है? नलिकाएं मिल रही। चलो समझिएगा जरा क्या क्या चीजें हैं, ये याद रखिएगा। ये वाला बात याद रह जाएगा कि ये मनुष्य में कैसा होता है कि सर वृक्क के ऊपर होता है क्या? अधिवृक्क। लेकिन अगर मैं मेंढक में बात करूं तो मेंढक में क्या हो जाता है? इस तरीके से अधिवृक्क होता है, जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। चलो ये हो जाएगा किसका? मेंढक का। अच्छा यहीं से शॉर्ट में खत्म करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो डिटेल में बर्दाश्त कर लोगे ना? ठीक है, बर्दाश्त करना, फिर हमसे ना कुछ कहिएगा। चलो अब हमें इतना तो पता चल गया कि भाई जो उत्सर्जी अंग है वो उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी है। चलो मनुष्य के साथ कंपेयर करके चलते हैं हम लोग।
देखिए एक तरफ ले लेते हैं हम लोग मनुष्य को और एक तरफ मेंढक को। भ्रूणीय अवस्था की बात करते हैं। देखिए जब मेंढक कौन सी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, और जब मनुष्य भ्रूणीय अवस्था में होगा उस समय की बात करते हैं कि चाहे वो मेंढक हो या एक मनुष्य हो, शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, यानी कि भ्रूणीय अवस्था की बात कर रहे हैं। मेंढक का भ्रूणीय अवस्था कहाँ होगा? जल में होगा, ठीक है, क्योंकि जल में ही निषेचन होता है, जल में ही सारा कार्यक्रम होगा। एक मनुष्य का भ्रूणीय अवस्था कहाँ होगा? गर्भ में हो। गर्भ में, क्या तो कह रहा है? जल में। उल्टा पुल्टा काम करने के लिए आप ही लोग जिम्मेदार होते नहीं। जल में मेंढक का भ्रूणीय अवस्था, मनुष्य का गर्भ में, ठीक है। यानी कि सर युग्मनज, बस करिए, युग्मनज जो होता है विभाजन करते करते क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। वो भ्रूण धीरे धीरे विकसित होते होते एक गर्भकाल का समय होता है 9 महीने का, उसके पश्चात कहीं ना कहीं एक शिशु का निर्माण हो जाता है। और जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सारे अंग बन चुके होते हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब कोई भी अंग बना नहीं है। और मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं? किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मनुष्य हो या मेंढक हो, जब वो भ्रूणीय अवस्था में है उसके शरीर की आंतरिक संरचना में देखेंगे तो एक प्लेट मिलता है, ठीक है। सुनना आराम से, मैंने खुद पहले बोला गया तो आप ही ने कहा डिटेल में। इस प्लेट को कहते हैं नेफ्रेटोम। नेफ्रोटोम है जी, नेफ्रोटोम प्लेट। आराम से सुनिए, इसके आगे की कहानी और पेचीदा होने वाली है। नेफ्रोटोम प्लेट बोल देते हैं। यह नेफ्रोटोम जो प्लेट है इसके 3 हिस्से होते हैं। अग्र, मध्य, पश्चिम, ठीक है। प्रोटो, मीजो और मेटा। क्या बात किया कि सर चाहे वो मनुष्य हो या मेंढक हो, अगर मैं भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो किडनी की जगह पे क्या मिलता है? एक प्लेट मिलता है। इस प्लेट के कितने भाग? 3 भाग, अग्र, मध्य, पश्चिम। हाँ, किडनी है ही, किडनी की जगह पे एगो प्लेट मिलता है, ऐसा बोले हैं। नहीं काम करता है, भ्रूणीय अवस्था में कुछ नहीं काम करता है। भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं उत्सर्जन कर रही होती है। धीरे धीरे वो कोशिकाएं क्या हो जाती है सर? एक कोशिका से बहुकोशिका बनती है, और वो कोशिकाएं धीरे धीरे कहीं ना कहीं, इससे पहले आपने पढ़ा है, ऊतक पढ़ा हुआ है। ऊतक में क्या होता है कि सर एक प्रकार की कोशिकाएं मिल जाती हैं जिनका कार्य क्या होता है? एक समान होता है, संरचना के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं, जिनका कार्य एक समान है, वो मिलकर के एक समूह बनाती है, एक ऊतक बनाती है। वो ऊतक कहीं ना कहीं एक जैसे एक प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो अंग बनता है। वैसे सिस्टम होगा ये, ठीक है। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण किया सर? एक प्लेट का निर्माण किया। इस प्लेट में 3 हिस्से मिल रहे, प्रोटो, मीजो, मेटा, अग्र, मध्य, पश्चिम। और याद रखिएगा ये नेफ्रोटोम प्लेट जो है जिम्मेदार होती है किसके लिए? निर्माण के लिए। किसके निर्माण के लिए? किडनी के निर्माण के लिए। बात समझ में आ गया? यानी कि सर किडनी बनेगी किससे बनेगी? इसी नेफ्रोटोम प्लेट से बनेगी। अब सवाल आ जाता है यहाँ पे कि सर तीनों भाग मिलके बनाएगा क्या? प्रोटो, मीजो, मेटा तीनों भाग मिलकर के बनाएगा? अच्छा आप ही थे, ठीक है। चलो क्या बात करें कि सर ये तीनों के तीनों प्लेट का जो हिस्सा है ये तीनों मिलकर के बनाएगा या अलग अलग बनाएगा, वो अब आगे समझिएगा। देखिए प्रोटो, मीजो और मेटा। अगर किडनी बन रही है किससे? प्रोटो भाग से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो नेफ्रिक किडनी, ठीक है। अगर वो कौन से प्लेट के भाग से बन रही है? मीजो से बन रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीजो नेफ्रिक
किडनी। ठीक है, अगर वो किससे बन रही है, मेटानेफ्रिक से बन रही है, तो ये क्या कहलाएगा, मेटानेफ्रिक किडनी। बोलो बात समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, शुरुआती दौर में किडनी वगैरह नहीं होता है, एक प्लेट पाई जाती है, उस प्लेट के 3 हिस्से होते हैं, प्रोटो, मेजो, मेटा। अगर वो प्रोटो भाग से किडनी बन रहा है तो क्या कहलाएगा, प्रोटोनेफ्रॉन या प्रोटोनेफ्रॉनिक बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिक या प्रोटोनेफ्रॉनिक भी शब्द अलग अलग हैं, बात एक ही है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी। ठीक है, अगर वो मध्य भाग से बना, मीजोनेफ्रिक किडनी। अगर वो सबसे अंतिम भाग से बन रहा है, पश्चिम भाग से, मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ कि सर किडनी की सबसे न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। यानी कि सर किडनी एक अंग है, वो अंग किससे बना होगा, ऊतक से बना होगा, वो ऊतक किससे बना होगा, कोशिकाओं से बना होगा, यानी कि किडनी की कोशिका को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब इसी के साथ याद रख लीजिएगा, कोशिकाओं का समूह है, वो ऊतक है एक प्रकार का। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना कि सर जो किडनी, जिसको नाम दिया हमने क्या, प्रोटोनेफ्रिक किडनी, इसकी जो कोशिका होगी उसको कहते हैं हम लोग प्रोटोनेफ्रॉन। ठीक है, अगर मेटानेफ्रॉनिक किडनी है तो इसकी जो कोशिका होगी इसको क्या बोलेंगे, अरे मिट जा रहे भाई, मीजोनेफ्रॉन। और ये क्या हो जाएगा, मेटानेफ्रॉन। डन। चलो तीनों बात समझ में आ गई। अब याद रखना, सवाल आ जाता है कि सर इन तीनों में से कौन किस में पाया जाता है किडनी। ठीक है, कौन सी किडनी कौन से प्राणी में पाई जाती है, आइए समझिएगा। साइक्लोएस्टोमेटा याद है क्या आप लोग को, मछलियों से पहले की एक श्रेणी है साइक्लोएस्टोमेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रोटोनेफ्रॉनिक किडनी जो होती है ये किस में पाई जाती है, साइक्लोएस्टोमेटा में पाई जाती है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल्स वगैरह जब पढ़ाए थे उसी समय याद रखिएगा, साइक्लोएस्टोमेटा। ये मीजोनेफ्रिक किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मछली में और उभयचर में। मेंढक के में आता है, आज तक ये तो लोगों को नहीं मालूम चला, उभयचर में। तब मेंढक में कैसा मतलब किडनी मिल रहा होगा, तो लोग के चक्कर में हमरो घबरा जाता है। ठीक है, और ये मेटानेफ्रिक की बात करें तो मेटानेफ्रिक किस में पाया जाता है, सरीसृप में, सरीसृप में, उसके बाद स्तनधारी में। ठीक है, चलो याद रह जाएगा यहां तक। किडनी की बात अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो क्या हमने नेफ्रॉन आप लोगों को पढ़ाया हुआ है क्या, नहीं, लाज शर्म नहीं आता है? वोमेन संपुट, उसके बाद पीसीटी, हेलेलूप, डीसीटी, संग्रह नलिका, नहीं पढ़ा है? स्टार्टिंग क्लास में नहीं, इस चैप्टर में पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो देखो इस तरह अगर नेफ्रॉन की बात सुनो अभी बात खत्म करो। नेफ्रॉन की बात करें हम लोग तो नेफ्रॉन में कहीं ना कहीं क्या होता है, ये वोमेन संपुट होता है क्या? ठीक है, ये वोमेन संपुट हो गया। ये वोमेन संपुट कहीं ना कहीं एक नलिका से जुड़ी होती है, ये हो गया हमारा कौन सा, वोमेन संपुट, वोमेन कैप्सूल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा क्या कहलाता है, पीसीटी। उसके बाद इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ नलिका बोलते हैं। उसके बाद ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हेलेलूप, हेलेलूप। उसके बाद फिर अगली जो नलिका होती है उसको क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं, डीसीटी। और ये जाकर के एक नलिका में खुलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सीडी या संग्रह नलिका बोलते हैं। ठीक है सर, सुनो ये नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं, 1,
2, 3, 4, 5वां नहीं होता है, ये नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है। याद रख, उस समय भी ये बात हमने बताई थी कि संग्रह नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है। ये 4 प्रकार की संरचना से मिलकर के बनी है, वोमेन संपुट, पीसीटी, हैले लूप और डीसीटी। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद सिंपल सा लॉजिक समझिएगा कि सर ये जो नेफ्रॉन बनाया है ना, ये सबसे विकसित नेफ्रॉन है, सबसे विकसित नेफ्रॉन है। अच्छा ये बताओ, किडनी कितने प्रकार का देखा हमने? 3 प्रकार का, एक प्रोटोनेफ्रिक, दूसरा मीजोनेफ्रिक, तीसरा मेटानेफ्रिक। अब याद रखना कि सर इन तीनों में से सबसे बेस्ट किडनी कौन सी? मेटानेफ्रिक, याद रखिएगा। उससे कम बेस्ट कौन है? मीजोनेफ्रिक। और सबसे कम बेस्ट कौन है? प्रोटोनेफ्रिक। तो सर तीनों में नेफ्रॉन मिलेंगे क्या? बिल्कुल। याद रखना कि ये वाला नेफ्रॉन किस में मिलेगा? मेटानेफ्रिक में मिलेगा। यानी कि ये रहा आपका मेटानेफ्रिक जो किडनी होगा, उसमें सबसे विकसित मिलेगा क्या? नेफ्रॉन। हाँ बिल्कुल अलग अलग हो, सबका अलग अलग दिखा भी रहे हैं आपको। तो सबसे बेस्ट तरीके से जो सुविकसित आपका जो किडनी है, वो किडनी कौन सा? मेटानेफ्रिक। ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रॉन बोलते हैं। यानी कि हम लोगों के अंदर जो नेफ्रॉन मिल रहा होगा किडनी में, वो कौन होगा? मेटानेफ्रॉन होगा। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 15-50 रुपए भी कम मत करिएगा। ठीक है, क्लास में है शुभम जी। चलो आगे बढ़े। ये हो गया कौन सा हमारा? ये कौन सा नेफ्रॉन है? मेटानेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए मीजो की बात करते हैं हम लोग। एक ऐसा नेफ्रॉन जो किससे बनेगा? मीजो वाले भाग से बनेगा। ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या मिलेगा देखो जरा। देखिए सर, मुख्य रूप से कौन मिल रहा है? वोमेन संपुट। वोमेन संपुट के अलावा पीसीटी नहीं है, हैले लूप नहीं है, डीसीटी नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि एक ऐसा किडनी जिसका जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन में केवल एक संरचना है जिसका नाम है क्या? वोमेन संपुट। तो ऐसा नेफ्रॉन याद रखिएगा क्या कहलाता है? मीजो नेफ्रॉन कहलाता है। क्लियर? चलो आगे। देखो ये हो गया प्रोटोभाग से बना हुआ है। ठीक है, ना तो इसमें वोमेन संपुट है, ना ही इसमें पीसीटी है, ना हेले लूप है, ना डीसीटी है, कुछ नहीं है। अच्छा तीनों का काम क्या होता है सर? रक्त को ही तो छानना है ना। देखो ये रक्त यहाँ पर आएगा, फिर छन करके यहाँ से चला जाएगा, जो वेस्ट होगा उसको वापस कर देंगे, फिर वापस ये रक्त को हमारे बॉडी में भेज दिया जाएगा। ये हो गया कौन सा हमारा? मेटानेफ्रॉन हो गया। उसके बाद ये कौन सा था सर? मीजोनेफ्रॉन। इसमें छानने के लिए कौन है? वोमेन संपुट है। उसके बाद यहां पर कौन सर? कुछ कोनो संपुट नहीं है, सीधा नलिका मिल रहा है, इसी में क्या जाएगा? रक्त अंदर जाएगा, छान छून के क्या करेगा? रक्त को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये नेफ्रॉन क्या कहलाएगा? प्रोटोनेफ्रॉन। आए कैसे छानेगा? अरे बाबू इसमें छिद्र होगा। ठीक है, छिद्र होगा, रक्त को अंदर लेगा, जितनी भी अशुद्धियां होंगी उनको अवशोषित कर लेगा, फिर वापस से शुद्ध रक्त को वापस बॉडी में भेज देगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका किडनी खत्म। अभी किडनी खत्म नहीं हुआ, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, उसको भी खत्म कर लेते हैं। हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोलो जल्दी बोलो। चलो इसको खत्म करते हैं हम लोग। इनमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है क्या है? एक जोड़ी किडनी दिख रहा है। चलो प्रत्येक वृक्क 2000 नेफ्रॉन का बना होता है। यानी कि सर प्रत्येक वृक्क में एक किडनी की अगर मैं बात करूं, कैसा किडनी है इतना तो क्लियर हो गया। कौन सा है सर? ये मीजोनेफ्रिक किडनी है। ठीक है, और ये देखो एक चीज छूटा हुआ है जी, कहां गया? यहाँ पे जो ये नेफ्रोटम प्लेट बोला था ना, याद रखना ये नेफ्रोटम प्लेट जो है ये बना होता है मीजोडर्म से। अब ये मत कहना कि सर ये मीजोडर्म कहां से आ गया, ये जर्म स्तर है, यो पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, 3 तरह का, बाह्य जर्म स्तर, मध्य जर्म स्तर, अंतः जर्म स्तर।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सर भ्रूणीय अवस्था में है, तो भ्रूणीय अवस्था में 3 जर्म स्तर बनते हैं, बाह्य, मध्य और अंत। इक्टो, मीजो, इंडो। तो जो नेफ्रोटोम प्लेट बनी होगी किसी ना किसी जर्म स्तर से बनी होगी। किससे बनी है? मीजोडर्म से बनी है। चलो अब क्या कि सर इस एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2000। दूसरे वाले में भी कितनी होगी? 2000। मनुष्य में कितनी होती है? लगभग लाख के बराबर है ना, लगभग लाख के बराबर है। लाख से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 2000 नेफ्रॉन मिल रहे हैं। आगे चले। इस सर वृक्क में मूत्र बनता है। जाहिर सी बात है सर रक्त क्या होता है कि रक्त बहुत सारी अशुद्धियां लेकर के जाता है, ठीक है, और लेके कहां पहुंचता है? किडनी में। वो किडनी क्या करती है? सारी अशुद्धियों को छान करके अलग कर देती है, शुद्ध रक्त को वापस भेज देती है। अब जो अशुद्धियां बनी है रक्त में, मुख्य रूप से क्या बनता है? यूरिया बनता है, ठीक है। या तो फिर कोई कोई ऐसा होता है जिसमें अंदर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया हो या यूरिया हो, उसको बाद में किडनी समझता है क्या करना है उसको। कुल मिला जुला के क्या बनता है? वहां पर मूत्र बनता है, जो कि मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। अब जो मूत्र बन रहा है किडनी के द्वारा, उसको एक संरचना में जाकर के इकट्ठा करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसे अवस्कर छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं सर मूत्र इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कहां भेज दिया जाएगा? उसको अवस्कर में, अवस्कर से होता हुआ अवस्कर द्वार से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेंढक में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? यूरिया होता है, अतः ये यूरियोटेलिक होते हैं। ये बात पहले ही बता चुके हैं कि ये यूरिया उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक बोलते हैं। चलिए अब कुछ बिंदु हैं जिनको हम नोट करके लिख सकते हैं। जैसे क्या क्या चीजें हैं? जो मेंढक है, मेंढक में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? उत्सर्जी अंग पढ़ रहे थे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे। इसका उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है। चलिए ये बात हमें पता चल गया। ये किडनी का निर्माण कहां से होता है? याद है ना, कहां से होता है? मीजो वाले भाग से होता है। किसके मीजो वाले भाग से? कौन से प्लेट? नेफ्रोटोम प्लेट से। वो नेफ्रोटोम भी किसके बना था? मीजोडर्म से बना था, ठीक है। यानी कि जो ये किडनी है, इस किडनी को नाम क्या देते हैं हम लोग? मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। आगे सर इसके किडनी में कितनी इकाइयां मिल रही हैं? 2000 इकाइयां मिल रही है। उन इकाइयों को नाम क्या देते हैं हम लोग? मीजोडर्म के है डर्म वाला, मीजोनेफ्रॉन दिलवा देते हैं। हमारा यहाँ तुरंत सनक जाता है, पढ़ा रहे हैं कोची, या तुरंत बोल देता है सब पीछे से कोची। और क्या रह गया इसमें? और एक चीज छूट रहा है हमसे, इसके नोट में एक और चीज छूट रहा है जी। क्या छूट रहा है? हाँ, इसका वो क्या बोलते हैं, टेडपॉल की बात छूट रही है। देखो, हाँ, मेंढक अचानक थोड़ी बन जाएगा, उसका टेडपॉल भी तो आएगा ना, ठीक है। अब ये जो बात हमने की है, ये किसकी बात की है बच्चा? एक वयस्क की बात की, एक एडल्ट की। एक ऐसा मेंढक जो कैसा है? एडल्ट है, वयस्क है, उसके अंदर ये स्थिति होगी, ठीक है। लेकिन वो मेंढक जो कैसा है अभी? टेडपॉल है। अब टेडपॉल में क्या होता है बताओ? देखो, एक पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं अभी इसको अभी 1 मिनट, वयस्क वाली बात पहले लिख देते हैं। वयस्क में क्या बनता है उत्सर्जी के रूप में? यूरिया बनता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक बोलते हैं। लेकिन स्पेशली याद रखिएगा, इनका जो टेडपोल अवस्था होता है, टेडपोल में मेंढक कैसे दिखाई देते हैं? कुछ इस तरीके से होते हैं, मछली के जैसा नहीं होता, वैसा होता है। हाँ, इस तरीके से होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं होता है, ये ऐसा होता है गोला, और हाँ, पूंछ के जैसी होती है, इस तरीके से होता है, ऐसे मछली जैसा तो हम कहीं देखबे नहीं किए हैं टेडपोल।
इस तरीके से जैसा भी होता है आप समझ लेना। बरसात का मौसम आ गया है ना, तो बरसात का मौसम आ गया तो देखने को मिल जाएगा। और ये पूंछ हिला हिला करके भागते रहते हैं, यानी कि ये गति करते हैं, पूंछ हिलाने के बाद इनकी गति होती है। ये टेडपोल हो गया। अब टेडपोल जो होता है, याद रखिएगा बाबू, कि टेडपोल में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ठीक है, टेडपोल में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अगर यूरिया का और अमोनिया का दोनों का तुलना किया जाए तो अमोनिया जो होता है जल में अत्यधिक जल्दी से घुलनशील होता है, यानी कि आसानी से जल में घुल जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो टेडपोल अवस्था है मेंढक का, इस टेडपोल में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकल रहा है? अमोनिया। यहाँ क्या निकल रहा था? यूरिया। क्या बोला? यूरियोटेलिक। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? अमोनोटेलिक। आए हाँ आए। बरसात में, बरसात से क्या मतलब है?